नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीयूष पंत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंत जी कहिन। गणतंत्र दिवस की सभी दर्शकों और देशवासियों को बहुत-बहुत जो है बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा गणतंत्र आगे बढ़े, अक्षुण्ण रहे, फलता-फूलता रहे और जो खतरे उस पे पैदा हो रहे हैं, वो खतरे जो है जल्दी से जल्दी दूर हों, ख़त्म हों। तो आज हम इसीलिए बात कर रहे हैं थोड़ा-सी गणतंत्र को लेके ही, जिस तरह से कि भले ही हम हर वर्ष जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं, बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। लेकिन धीरे-धीरे कुछ ऐसा हो रहा है हमारे देश में कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो एक हमारे संविधान निर्माताओं ने और जो हमारे नेताओं ने जो आज़ादी दिलाई हमें, उसके बाद जिस तरह का एक संविधान हमें दिया और जो गणतंत्र जिसकी कल्पना की गई थी उस संविधान में, और इसीलिए ये एक गणतांत्रिक देश बनाया गया ताकि जो है यहाँ के जो विभिन्न भाषा, संस्कृति, धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, वो और अलग-अलग जो है कि इलाकों में इस देश के रहते हैं, अलग-अलग राज्यों में हैं, वो उनको जो है कि अपनी आवाज़ उठाने की सुरक्षा मिले संविधान के तहत। उनका अपना जो एक विकास का मॉडल है, वो आगे बढ़ता रहे और उनकी जो चाहे भाषा हो, चाहे उनकी जीवन शैली हो, चाहे उनका एक जो उनके जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो किस तरह से उसका इस्तेमाल करें, उसकी उनको एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। और एक जो है इसीलिए एक संघीय ढाँचे की जो है कि अवधारणा हमारे संविधान निर्माताओं ने करी और उसको दिया हमें संविधान के माध्यम से, ताकि जो है कि जो क्षेत्रीय जो जनता है, उनकी भी जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षा हैं अपने को विकसित करने की, अपना विकास करने की, अपने को आगे बढ़ाने की, वो जो है कि एक केंद्र सरकार के तत्वाधान में जो है वो होता रहे और सबको अपने-अपने क्षेत्र में जो है आज़ादी मिलती रहे। और लोगों को भी जो है अपने को जो है कि अभिव्यक्त करने की, अपने को जो है कि इच्छाओं को जो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उसको पूरा करने की, और जहाँ पे ना हो रही हो तो सरकार को उसके उत्तरदायित्वों को याद दिलाने की ये स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। इसीलिए एक फेडरल स्ट्रक्चर चुना गया हमारे संविधान के द्वारा, हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। लेकिन अब धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि केंद्र की सरकारें, पहले भी होता रहा, अब भी हो रहा है, अब और तेज़ गति से हो रहा है कि केंद्र की सरकार जो है वो लगातार जो है ये जो संघीय ढाँचा है हमारे देश का, उस पे धीरे-धीरे जो है एक तरीके से उसको डाइल्यूट करने में लगी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा जो अधिकार हैं, जो राज्य के भी अधिकार हैं, उनको भी डाइल्यूट करके अपने अपने हाथ में केंद्र सरकार लेने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे बहुत से उसके उदाहरण हैं, एसआईआर अभी हम देख रहे हैं, उसमें भी आरोप लगाया गया है कि ये एक फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर जो है कि वो एक प्रहार है एक तरीके का। इसी तरह पहले कहा गया था जीएसटी को लेके भी ये बात कही गई थी कि केंद्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टैक्स है से जो आय है उसका एक बड़ा हिस्सा अपने हिस्से में रखना चाहता है और बाकी नीतियों को भी लेके वो डिक्टेट करना चाहता है कि राज्य सरकारें क्या करें, क्या ना करें। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात की जा रही है, वो भी कहीं न कहीं ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं कि एक इशारा है सेंट्रलिज़्म की तरफ, एक जो है कि फेडरलिज़्म को चोट पहुँचाने का वो काम कर सकता है, ऐसा कहना है एक्सपर्ट्स का। इसी तरह हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा कि वो लगातार राज्यों के अधिकारों, उनकी चाहे वित्तीय अधिकार हों, चाहे उनके दूसरे अधिकार हों, उनको जो है कि
कम करती हुई चली जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत जो है अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए किस तरह से, लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा पैदा हो रहा है वो जिस तरह से उन राज्यों के राज्यपाल जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ, उसको देखकर बहुत चिंता हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ख़ासकर उन राज्यों में और दक्षिण भारत के उन राज्यों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, एनडीए की सरकारें नहीं हैं और दूसरी क्षेत्रीय दल हैं वहाँ या दूसरे या कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ पे जो लगातार हम देख रहे हैं कि एक कन्फ्रंटेशन हमको दिखाई दे रहा है राज्यपालों और सरकारों के बीच में। और ताज़ा उदाहरण हमने देखा अभी हाल में ही जिस तरह से कि जो ये एक संवैधानिक प्रावधान है कि जैसे केंद्र में जो है कि जब हर साल जो है जब नया साल होता है, जो पहला सेशन होता है, उसको जो है कि केंद्र में जो है राष्ट्रपति संबोधित करता है दोनों सदनों को, वो एक अभिभाषण देता है और उसी तरीके से जो है राज्यों में जो है कि वहाँ के राज्यपाल अभिभाषण देते हैं। और ये अभिभाषण जो है राज्यपाल का लें या फिर राष्ट्रपति का लें, केंद्र में जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो केंद्र सरकार का द्वारा तैयार किया जाता है। वो जो केंद्र सरकार का कैबिनेट है उसको वो देखता है और उसको मंजूरी देता है और उसके बाद जो है कि वो राष्ट्रपति को दिया जाता है और वो उसको पढ़ता है। इसी तरह राज्यों में जो है कि जो राज्यपाल हैं, गवर्नर्स हैं, उनको भी राज्य सरकारों के कैबिनेट के द्वारा अप्रूव जो है कि एक भाषण जो है, जो अभिभाषण है, उसको दिया जाता है और राज्यपाल का ये एक संवैधानिक ड्यूटी है कि राज्यपाल उसको वो अपने अभिभाषण को सेशन के शुरुआत पहले सेशन में, हर साल के पहले सेशन शुरू होने के समय वो जो है कि अपना अभिभाषण देता है और ये राज्य सरकारों द्वारा ही लिखा हुआ होता है। जो ज़्यादातर ये हमने देखा है अमूमन वही होता है कि चाहे केंद्र की सरकार हो, वो अपने अचीवमेंट्स को उसमें बढ़ा चढ़ा के कह लीजिए या उनको सही तरीके से भी जो है उसका वर्णन करती है कि सरकार ने क्या कुछ किया है और क्या करने जा रही है। उसी तरह राज्य में भी होता है कि राज्य सरकारें जो है उन्होंने जो कुछ किया उसको जो है नीतिगत और जो है कार्यक्रम के द्वारा और आंकड़ों के माध्यम से वो उसको पेश करती है और जिसको कि गवर्नर को पढ़ना भर होता है ये। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि लगातार जहाँ भी दक्षिण भारत में, चाहे वो आप तमिलनाडु ले लीजिए, चाहे केरल ले लीजिए, चाहे कर्नाटका ले लीजिए, यहाँ सब नॉन एनडीए सरकारें हैं, गैर भाजपाई या गैर एनडीए सरकारें हैं और चाहे वो रीजनल पार्टी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार। कर्नाटक में कांग्रेस की है और तमिलनाडु में जो है कि वो डीएमके की सरकार है और वहाँ पे अलायंस है जो डीएमके का, वो उसकी सरकार है और केरल में जो है कि वो लेफ्ट अलायंस की सरकार है वहाँ पे। और हमने देखा किस तरह से इस बार जो है अभी लगातार हमने देखा इन तीनों राज्यों में ये कन्फ्रंटेशन सामने दिखाई दिया। अगर हम देखिए जो संविधान की बात करें तो संविधान का जो प्रावधान है वो हम ये देख रहे हैं कि लगातार ये अवमानना हो रही है और राज्यपाल का जो संवैधानिक उत्तरदायित्व है वो उसके तहत जो है वो करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जबकि संविधान का आर्टिकल 176 एक कहता है कि गवर्नर शैल एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली और both houses where a legislative council exists at the beginning of the first session every year। ये आर्टिकल 176 उपधारा 1 में कहा गया है और ये अभिभाषण चुनी हुई राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को रेखांकित करता है। इसमें राज्यपाल के व्यक्तिगत विचारों की कोई गुंजाइश नहीं होती है। 1974 में भी जो है कि शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य
केस में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने ये साफ-साफ कहा था कि गवर्नर्स कैन नॉट टेक पब्लिक स्टैंसेस क्रिटिकल ऑफ कैबिनेट पॉलिसी। एनी सच कंडक्ट इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉक्स पास। जी हाँ, तो ये लगातार इस बात को इंगित किया जाता है कि ये एक उत्तरदायित्व है गवर्नर्स का कि वो जो है कि वो जो लिखा हुआ भाषण उनको मिलता है सरकारों द्वारा उसी को वो पढ़ते हैं और ये चलता रहा, ये परंपरा चलती रही है। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि लगातार दक्षिण में, खासकर राज्यों में, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, वो इस तरह से अब लगातार एक कन्फ्रंटेशन पैदा हो रहा है। अगर आप देखिए तमिलनाडु का ही उदाहरण हम ले लें तो तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि विधानसभा को सत्र को संबोधित किए बिना ही जो है वो चले गए और ऐसा वो लगातार ये चौथा साल हो गया, 3 साल से कर रहे हैं, 4 साल हो चुके हैं इस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने क्या बहाना बनाया इस बार कि राज्य का जो गान है, जो होता है, एंथम है, वो वहाँ पे तमिलनाडु में बजता है सत्र की शुरुआत के पहले। उन्होंने ये और बाद में जो है कि वो राष्ट्रीय नेशनल एंथम भी बजता है। ये एक परंपरा है तमिलनाडु में जो ये बहुत समय से चली आ रही है। उनका ये आरोप था गवर्नर साहब रवि साहब का कि राष्ट्रीय गान की धुन भी बजाई जानी चाहिए, वो नहीं बजाई गई। इसलिए जो है कि हम चले आए या हमने वो भाषण नहीं पढ़ा। 2023 में भी उन्होंने इसी तरह से जो है कि स्पीच नहीं पढ़ी थी और भाषण के उन हिस्सों को उन्होंने छोड़ दिया था जिसमें सेकुलरिज्म और सेल्फ रिस्पेक्ट का जिक्र किया गया था। अब देखिए कि राजभवन द्वारा ये भी आरोप लगाया गया। अच्छा, राजभवन ने क्या कहा इस बारे में कि राजभवन द्वारा जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें कहा गया, उल्टा आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार के ऊपर कि ये कहा गया कि गवर्नर साहब का जो माइक्रोफोन जो है बार-बार बंद किया गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। कुछ उसी तरह का आरोप जैसे केंद्र में विपक्षी दल लगाते हैं लोकसभा के स्पीकर को लेके या राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो, तो उसमें भी खासकर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आरोप लगाती रही है। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी, बाकी जो दल हैं वो राजनीतिक पार्टी है, गवर्नर एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति है जो उस पद में बैठते ही जो है वो एक निष्पक्ष हो जाता है। वो राजनीतिक नहीं रहता है, वो एक राजनेता नहीं रहता है, वो एक गवर्नर बन जाता है और उसे जो है कि संविधान के अनुसार चलना होता है और किसी का पक्ष नहीं लेना था, उस पार्टी का भी पक्ष नहीं लेना होता है जो पार्टी का वो सदस्य रहा है। तो उस हिसाब से आप देखिए तो लगातार इस तरह का जो बात कही जा रही है गवर्नर के द्वारा, वो यही दिखाती है कि आप कहीं न कहीं जो है कि एक पॉलिटिकल जो है, आप व्यक्ति के रूप में आप एक केंद्र सरकार में जो पार्टी सरकार चला रही है केंद्र की, उसके मेंबर होने के जो आप थे, तो उसका ही बातों को जो है आप वहाँ पे उनके हिसाब से कहीं न कहीं गाइड तो नहीं हो रहे हैं। ये सवाल खड़ा होता है दिमाग में, बहुतों के होता है ये दिमाग में, क्योंकि अगर आप इस तरह का व्यवहार करते, यही नहीं, उल्टा राजभवन ने जो है कि जो प्रेस विज्ञप्ति निकाली, उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि सरकार द्वारा तैयार भाषण में गलत तथ्य पेश किए गए थे और आधारहीन दावे प्रस्तुत किए गए थे, इसलिए राज्यपाल ऐसा भाषण नहीं पढ़ सकते थे। आपको कुछ लग रहा है? केंद्र में क्या होता है आप देखिए, केंद्र में क्या, खैर ये तो यहाँ तो राज्यपाल को ये बताने का कोई जो है कि अधिकार नहीं है संविधान की तरफ से कि वो इस तरह के ऑब्जेक्शन को इंगित करे या बताए, क्योंकि राज्यपाल वही पढ़ता है जो सरकारें उनको लिख के देती हैं। ये परंपरा संवैधानिक परंपरा है। लेकिन यहाँ राज्यपाल रवि साहब ने जो है ये बातें उठा के
हम सबको याद दिला दिया कि किस तरह से जो है कि तमाम इसी तरह के जो आंकड़े जिनकी विश्वसनीयता पे जो है संदेह रहता है, ऐसे 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 दावे जो है केंद्र सरकार भी राष्ट्रपति के माध्यम से जो प्रस्तुत करवाती है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में तमाम इस तरह की बातें होती हैं जिनका जो है वस्तु स्थिति से दूर दूर का भी रिश्ता नहीं होता है। तो आप केंद्र में तो वही बात कर रहे हो, केंद्र की सरकार वही कुछ कह रही है, क्या कर रही है, तो सब ठीक है। लेकिन राज्य की सरकारें अगर मान लीजिए गलत दावे पेश भी कर रही हैं, तो आपको संविधान ने ये अधिकार नहीं दिया है कि आप उसको बुराई करें या उसको इंगित करें। आपको वो पढ़ना ही होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि केंद्र में भी राष्ट्रपति जो हमेशा वो पढ़ता रहे, जो सरकार देती है वही वही सरकार का बखान करने वाला अभिभाषण वो पढ़ता है, वो बोलता है। तो लेकिन अब एक एक चीज़ और आगे देखिए आप कि यहाँ पे रवि साहब ने न केवल ऑब्जेक्शन लगाया बल्कि जो है कि उन्होंने जो है कि आगे चल के ये भी कहा कि हम इस तरह की जो है गलत बयानबाजी से जो है तो इसलिए वो एक्सक्यूज़ उन्होंने लिया कि हम ऐसा गलत बयानबाजी वाले या गलत तथ्यों वाले भाषण को नहीं पढ़ सकते थे। खैर, अब देखिए हम चलते हैं कि आपके क्या नाम केरल की तरफ। तो केरल के जो है कि केरल के या आप देखिए कर्नाटक केरल के राज्यपाल जो है उनके तरफ जाए, उनको अगर हम देखें उनके साथ भी यही हुआ है। उन्होंने भी कन्फ्रंटेशन जो है लगातार दिखाया है वहाँ की राज्य केरल सरकार के प्रति जो है अपने अभिभाषण को लेके। जो केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, वो तो और 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने जो भाषण दिया जो है, उसमें जो है कि उन्होंने बहुत से चीज़ों को जो है कि पढ़ा ही नहीं और बहुत जगह जो है अपनी अपनी बात जो है उन्होंने उसमें शामिल कर दी। ये बात वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं केरल के पिनराई विजयन, उन्होंने राज्यपाल के जाने के बाद जो है, जब उन्होंने जो है कि पूरा पढ़ा भी नहीं अपना अपना अभिभाषण, और तो उनके जाने के बाद जो है पिनराई साहब ने जो है ये असेंबली में उठकर ये बात बताई। कहा कि राज्यपाल ने जो है कैबिनेट द्वारा अप्रूव जो है जो सरकार का नीतिगत अभिभाषण है उसको पूरा नहीं पढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ हिस्से जो है कि राज्यपाल ने छोड़ दिए हैं, जैसे कि पैराग्राफ 12 की शुरुआती लाइन उन्होंने नहीं पढ़ी और पैरा 15 का अंतिम हिस्सा भी उन्होंने नहीं पढ़ा। गौरतलब है कि इन पंक्तियों में केंद्र की बीजेपी सरकार की वित्तीय नीतियों की आलोचना की गई थी और उस केरल विधानसभा द्वारा पास उन विधेयकों की चर्चा थी जिन्हें गवर्नर आर्लेकर ने सहमत की मुहर नहीं लगाई है। तो फिर ये तो आप जो है कि इससे आपका क्या लेना देना भाई? इसके मतलब आप जो केंद्र सरकार की जो नीति है, केंद्र सरकार के इशारों पे जो राज्यपाल जो है कि आप काम कर रहे हैं, ये संदेह पैदा होता है, क्योंकि आपको इस सब चीज़ का ऑब्जेक्शन ये आपका ये लेना देना नहीं है इससे कि केंद्र सरकार की नीतियों की बुराई है। आप तो जो है कि राज्य सरकार की, उस राज्य सरकार के हेड हैं, उसके मुखिया हैं आप, उस संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं। आपका काम है वही आपको पढ़ना है जो अभिभाषण आपको दिया था। हाँ, इतना प्रावधान है कि जो अगर उनके पास पैसे भाषण भेजा जाता है पहले और वो देख सकते हैं, वो सरकार को बता सकते हैं कि हम ये चीज़ इसमें जोड़ना चाहते हैं या ये चीज़ हम हटाना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार के अधिकार में है कि वो उसको स्वीकार करती है या नहीं करती है। लेकिन आप जो है एट रैंडम जो है भाषण पढ़ते समय ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो लिखा हुआ है उसके इधर जाके आप करें। अब देखिए कि कर्नाटक में भी यही हाल है। कर्नाटक के जो आपके क्या नाम राज्यपाल साहब हैं थावर चंद गहलोत, हमको याद है भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद भी रहे हैं, ये राजनीति है बहुत पुराने हैं, और ये साहब जो है ये भी कहीं पीछे नहीं रहे।
ये भी जो है, ये भी भिड़ते हुए दिखाई दिए हैं कर्नाटक में जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसके साथ। अब देखिए वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो राज्य विधानसभा का जो विशेष जॉइंट सेशन बुलाया गया था, उसके लिए जो सरकार द्वारा अभिभाषण दिया गया था पढ़ने के लिए गहलोत साहब को, उन्होंने वो पढ़ने से मना कर दिया। और उन्होंने शुरू की 2-4 पंक्तियाँ पढ़ी, उसके बाद कुछ अपनी टिप्पणियाँ जोड़कर और फिर अभिभाषण पूरा किए बिना ही बाहर निकल गए। अब उनको दिक्कत क्या थी? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नर का काम है अभिभाषण को पढ़ना। लेकिन उन्हें दिक्कत ये हुई कि दरअसल वो जो गहलोत साहब को जो भाषण दिया गया था सरकार ने, उसके 11 पैराग्राफों को लेकर उनको आपत्ति थी, क्योंकि उन पैराग्राफ में केंद्र सरकार की जो लेटेस्ट योजना है, जी राम जी ग्रामीण रोजगार योजना, उसकी आलोचना की गई थी। और राज्यपाल थावरचंद गहलोत का ये कहना था कि आप इन 11 पैराग्राफ्स को, सभी को जो है कि आप हटाइए इसमें से। क्या ये संभव था सरकार के लिए? ये सरकार का जो है कि उसका अधिकार है कि वो क्या लिखती है, क्या अपना अचीवमेंट और क्या उसके साथ जो हो रहा है उसकी चर्चा करती है। ये एक राज्यपाल का अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो जबरदस्ती करे कि वो कि आप साहब इसको ड्रॉप कीजिए। आप सजेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन और उसमें आप बायकॉट कर दें, तो ये तो वैसे भी जो है कि आप जो गरिमा है उस पद की, जो गवर्नर पद की, जो राज्यपाल के पद की गरिमा है, उस पे चोट पहुंचती है। मतलब ये नहीं लगता है कि आप जो है कि राज्यपाल के एक बड़े पद पे बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए, लगता है कि आप अपनी जो पार्टी आपकी रही है, उसकी जो सरकार है केंद्र में जो है, उसके ही इशारे पे उसकी तरह काम कर रहे हैं। बल्कि विपक्षी दल तो ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ के जो गवर्नर्स हैं, जो भाजपा वाले, वो सब जो है कि वो एक एजेंट के रूप में केंद्र सरकार के काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात को नहीं कहता, लेकिन ऐसा कुछ जो है कि संदेह पैदा होता है, ऐसा जो है कि इम्प्रेशन लगता है कि हाँ, क्योंकि वही बातें आप जो है कि उठाते हैं, जो कहीं न कहीं जो है केंद्र से जुड़ी हुई हों या उस केंद्र सरकार की आलोचना से जुड़ी हुई हों। तो ये इम्प्रेशन मिलना लाज़मी है। तो इसलिए हमें देखना होगा कि कम से कम जो है जितने भी संवैधानिक पद हैं, उनकी गरिमा बचा रहे। गणतंत्र दिवस अगर हम मनाते हैं तो हमें सोचना होगा कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हमारा गणतंत्र जो है उसी तरह से अभी भी है, जिस तरीके से जो है कि जो हमने जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, जब 1951 में, और धीरे-धीरे क्या हमारे संविधान को इतना कमज़ोर किया जा रहा है कि हमारे गणतंत्र की जो है जो 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 मजबूती है, वो कमज़ोर होती चली जा रही है। ये तमाम सवाल हैं, जिन पे हमें सोचना होगा। हम सभी को सोचना होगा, सभी नागरिकों को सोचना होगा, सभी राजनेताओं को सोचना होगा। क्योंकि देखिए, एक बड़ी खूबसूरत तरीके से हमारे संविधान ने ये एक क्षेत्रीय जो है असमानता, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा, वहाँ की क्षेत्रीय विकास, इन सब को लेके एक जो ढांचा बनाया, एक संविधान बनाया, जिसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें कुछ विषयों पे केंद्र के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं और कुछ पे जो है कि राज्य सरकारों के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं और कुछ में जो है मिला-जुला के हैं। तो ये जो 3 लिस्ट बनाई गई हैं, इन अधिकारों का बँटवारा बहुत खूबसूरत है और ये कोशिश की गई है कि हर क्षेत्र अपना विकास, अपने यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की जो महत्वाकांक्षा हैं, उनके हिसाब से, उनके कल्याण के हिसाब से वो नीतिगत तरीके से आगे बढ़ता चले। और केंद्र सरकार बिना ये सोचे हुए कि क्या उसकी पार्टी की सरकार राज्यों में है, वो तमाम जो जो उससे अपेक्षित है, वो वित्तीय मदद जो है वो राज्य सरकार वो करे। लेकिन हो ये रहा है कि केंद्र सरकार उन राज्यों को तो वित्तीय सहायता उतनी नहीं देती है या रोक-रोक के देती है, जहाँ विपक्षी दलों की सरकारें हैं और जहाँ उनकी अपनी सरकारें हैं जिन राज्यों में, उनको जो है भरपूर सहायता वो मुहैया कराती है। तो ये निश्चित रूप से ये जो है कि वो जो हमारा गणतंत्र का जो एक फेडरल स्ट्रक्चर की जो स्पिरिट है,
वो कमज़ोर होती है। लिहाजा हमें सोचना होगा, सिर्फ़ गणतंत्र दिवस मनाने से ही काम नहीं चलेगा। हमें ये सोचना भी होगा कि क्या वाक़ई हमारा गणतंत्र अभी भी मज़बूत है, या उसको कमज़ोर करने के जो है तमाम जो है प्रयास हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो हमें सोचना होगा और ये कोशिश करनी होगी कि संविधान जो है मजबूत बना रहे, जो व्यवस्थाएँ हैं वो मजबूत बनी रहे, न्यायपालिका मजबूत रहे, कार्यपालिका मजबूत रहे और विधायिकाएँ भी मजबूत रहें। सब अपना-अपना काम अपनी संवैधानिक जो ढाँचा है, जो संवैधानिक तरीका है, उसमें करती रहें। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारा गणतंत्र दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम अपने गणतंत्र को मजबूत करेंगे और जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, उनको जो है एक आगे बढ़ने में, विकसित होने में सरकारें मदद करेंगी, केंद्र सरकार मदद करेगी। आज इतनी ही बात। और लेकिन इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, एक बात कहना चाहेंगे कि इस चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए, खूब देखिए, इसे पसंद कीजिए और इसे जो है कि आप सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सर्कुलेट भी कीजिए, ताकि हम जो बात उठाते हैं, हम जो आपकी बात उठाते हैं, इस देश की बात उठाते हैं, इस देश के समाज की बात उठाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।